नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 8 के हमारी दुनिया अर्थात भूगोल विषय पर है, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे इकाई 3 का क, जिसका नाम है लौह इस्पात उद्योग। तो चलते हैं अध्याय पर। इससे पहले अगर आपने इससे पहले के अध्याय को नहीं पढ़ा है तो पहले इसे पढ़ ले। मेरे चैनल के 8th क्लास के सामाजिक विज्ञान वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने अध्याय को। अध्याय का नाम है इकाई 3 का क, लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, मतलब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। लौह का मतलब होता है लोहा यानी आयरन, इस्पात यानी स्टील, उद्योग मतलब इंडस्ट्री, फैक्ट्री। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आज इस अध्याय में हम लोग समझेंगे कि यह जो लौह इस्पात उद्योग है इसको हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, इसका क्या ज़रूरत है हम लोग को, है ना। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र हमारे देश में कहाँ कहाँ है, किस राज्य में इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग यह समझेंगे कि इसके उत्पादन में कौन कौन सा कच्चा माल लगता है, क्या क्या ज़रूरत पड़ता है लोहा और इस्पात के उत्पादन में। फिर इसके बाद हम लोग इस्पात निर्माण की प्रक्रिया को समझेंगे, यानी लोहा से फिर स्टील कैसे बनाया जाता है इसको समझेंगे। उसके बाद देखिए लौह इस्पात का एक प्रमुख उद्योग का केंद्र है जो सबसे पहले खुला था हमारे देश में 1907 में, जमशेदपुर उद्योग, है ना। इसके बारे में हम लोग समझेंगे, टाटा का है यह। ठीक, उसके बाद फिर देखिए बोकारो उद्योग संकुल के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, यहाँ भी स्टील का उत्पादन होता है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ वित्तीय वर्ष 2009-10 का डाटा दिया हुआ है। हम लोग इतना पुराना डाटा से काम नहीं चलेगा, हम लोग नया डाटा यानी 2020-21 का डाटा देखेंगे कि कितना स्टील का उत्पादन हमारे देश में आज के डेट में हो रहा है। ठीक, फिर इसके बाद देखिए कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, इन सभी को हम लोग एक एक करके अंत तक हल करेंगे। ठीक, तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। आज हम लोग इस अध्याय को कंप्लीट करके ही दम लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। घर में कई बच्चे बैठकर खेल रहे थे। कोई थाली पर चम्मच पटक रहा था तो कोई कटोरी को ज़मीन पर पटक रहा था, है ना। सब पटक पटक के आवाज़ उत्पन्न कर रहा था। कोई रेल तो कोई बस के और कोई साइकिल के खिलौने से खेल रहा था। ठीक, कोई स्टोव पर बर्तन रखकर खाना बनाने का प्रयास कर रहा था। तो बच्चा सब क्या कर रहा था, आपस में खेल रहा था। ठीक, मतलब शोर भी कर रहा था। और यह सब खेल रहा था और शोर जो कर रहा था तो इसके दादाजी देख रहे थे, है ना। तो दादाजी को गुस्सा आना चाहिए, लेकिन दादाजी समझदार थे, गुस्सा इनको नहीं आया। यह समझ गए अभी हमको एक मौका मिल गया बच्चों को समझाने का। क्या समझाने का, तो यह लौह और इस्पात है क्या। ठीक, क्योंकि यह जो बच्चा जिस भी चीज़ का उपयोग कर रहा था वह सब लौह और इस्पात से ही बना था। ठीक, तो दादाजी सोचे कि चलो अब अच्छा मौका है, हम समझाते हैं बच्चों सबको कि लोहा और इस्पात है क्या, है ना। तो देखिए दादाजी क्या समझा रहे हैं कि अधिकांश वस्तुएं जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं, है ना, वे सभी लोहा या इस्पात से बने होते हैं। आप देखिए, आप अपने जीवन में जितना भी छोटा से छोटा, जितना ही बड़ा से बड़ा चीज़ का उपयोग करते हैं ना, वह सारा का सारा चीज़ जो है वह या तो लोहा से बना है, नहीं तो इस्पात से बना है। सबसे छोटा से छोटा सी चीज़ ले लीजिए, सुई है, कांटी है, थाली है, चम्मच है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, यह सब किससे बना है, लोहा से, स्टील से। या बड़ा से बड़ा चीज़ देख लीजिए, आप ट्रेन में चढ़ते हैं, बस में चढ़ते हैं, ट्रक का उपयोग होता है, पुल पर आप चढ़ते हैं, बड़े बड़े मशीन बनते हैं, आपका घर का छत का ढलाई होता है। हर चीज़ में क्या लगता है, लोहा या स्टील लगता है। बिना लोहा या स्टील के आपका जीवन का संकल्पना ही मुश्किल है। ठीक, छोटा से छोटा चीज़ में सिर्फ लोहा ही नहीं, जैसे यह कलम है ना, यह कलम तो प्लास्टिक का है, तो आप तो कहेंगे यह प्लास्टिक का है, लेकिन नहीं, यह प्लास्टिक का है, लेकिन इसको बनने में भी, इसको जिस सांचे में ढाला गया होगा वह सांचा भी लोहा या स्टील का ही होगा। एक प्लास्टिक का कुर्सी भी जो होता है उसको बनाने में भी लोहा का उपयोग होता है। ठीक, आप खेत से जो अनाज प्राप्त करते हैं उसको प्राप्त करने में भी ट्रैक्टर का उपयोग होता है, थ्रेसर का उपयोग होता है, वह सब लोहा का बना होता है। आप गेहूँ को पिसवा कर खाते हैं, आटा जिस मशीन में ले जाते हैं पिसवाने, वह भी लोहा स्टील का बना होता है। ठीक, कहने का मतलब है बिना लोहा या स्टील का आप किसी भी वस्तु का कल्पना नहीं कर सकते हैं। लकड़ी का ही कोई फर्नीचर बनता है तो उसमें लोहा का उपयोग होता है, लोहा से उसको काटा जाता है, चिकना किया जाता है। ठीक, तो हर चीज़ जो है लोहा पर ही निर्भर है। बिना लोहा का कोई भी चीज़ बनाना काफ़ी मुश्किल है। तो हमको आशा आपको समझ में आ गया होगा कि यह जो अध्याय हम लोग अभी समझने वाले हैं, लौह इस्पात उद्योग, यह क्यों हमको पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि दुनिया का जो भी चीज़ है, आप जिस भी चीज़ का उपयोग करते हैं वह सारा चीज़ इसी पर निर्भर है, लोहा और इस्पात पर ही निर्भर है। अब आगे देखिए, एक बच्चा पूछ रहा है दादाजी से कि अपने देश में लोहा और इस्पात का केंद्र कहाँ कहाँ है ना। तो देखिए हमारे देश में प्रमुख लौह और इस्पात का जो केंद्र है वह झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है,
कर्नाटक है और तमिलनाडु है। यानी यह सब जो राज्य है इसमें लोहा और स्टील का बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है। अब यह सब राज्य है कहाँ, तो एक बार मैप पर भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यह है आपके भारत का मानचित्र, जहां आपका बिहार यहाँ पर है, ठीक। और भारत में जो लौह और इस्पात का जो प्रमुख केंद्र है वह अभी आपने पढ़ा है, देखिए यहाँ पे झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ है। यह जो चारों राज्य का यह जो क्षेत्र है यहाँ पे लौह और इस्पात का बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है, ठीक। इन चारों राज्यों में पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इसके अलावा देखिए यहाँ देखिए कर्नाटक है, दक्षिण भारत के दक्षिण में कर्नाटक है और यहाँ तमिलनाडु है। तो इन दोनों राज्यों में भी लोहा और इस्पात का बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है, ठीक है। आप अपने किताब के अगले पन्ने पर भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारत के मानचित्र पर देखिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर है, हीरापुर है जिसको बर्नपुर कहते हैं, झारखंड में देखिए बोकारो है, जमशेदपुर है, देखिए उड़ीसा में राउरकेला है, छत्तीसगढ़ में भिलाई है, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ तमिलनाडु में सेलम है, यहाँ कर्नाटक में होस्पेट यानी विजयनगर में होस्पेट है और यहाँ भद्रावती है। तो इस तरह से इन सब जगहों पर लोहा और इस्पात का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। अगले पन्ने में देखिए यहाँ पे आपको चार्ट भी दिया हुआ है। इस चार्ट को अपने कॉपी में लिख भी सकते हैं, आप इसको याद भी कर सकते हैं, है ना। भारत के प्रमुख लौह इस्पात केंद्र एवं संबंधित राज्य, यानी प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ है जहाँ पे लोहा और इस्पात यानी स्टील का उत्पादन होता है और वह किस राज्य में है। तो देखिए बोकारो झारखंड में है, जमशेदपुर झारखंड में है ना, राउरकेला उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, बर्नपुर पश्चिम बंगाल, विजयनगर यानी होस्पेट कर्नाटक में है, सेलम तमिलनाडु में और भद्रावती कर्नाटक में है। यानी यह सब जगह का नाम है जहाँ पे बड़ा बड़ा फैक्ट्री लोहा और इस्पात का लगाया गया हुआ है, ठीक। और इसके राज्य का नाम है इसके सामने में, ठीक है। चलिए थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, देखते हैं दादाजी और क्या क्या बता रहे हैं। तो देखिए दादाजी कह रहे हैं कि यह एक आधारभूत या पोषक उद्योग है। आधारभूत या पोषक उद्योग का मतलब होता है कि ऐसा उद्योग जिस पर कोई दूसरा उद्योग निर्भर हो। तो कहने का मतलब है लोहा और इस्पात का जो उद्योग है इस पर दूसरे उद्योग भी क्या है, निर्भर है। जैसे यह जो कलम बनाने वाला जो फैक्ट्री होगा वह फैक्ट्री किससे बनता है, लोहा या स्टील का प्रयोग करके इसका फैक्ट्री बनेगा, तब ना यहाँ कलम का उत्पादन होगा। अब जैसे यह किताब है, यह किताब तो देखिए कागज़ का बना है, लेकिन यह जिस फैक्ट्री में बना होगा वह फैक्ट्री तो लोहा का होगा या स्टील का बना होगा, तब तो यह किताब का उत्पादन हुआ होगा, है ना। तो कहने का मतलब लोहा और स्टील जो है वह आधारभूत उद्योग है, ठीक। बिना इस उद्योग के, बिना लोहा या इस्पात के उद्योग के किसी दूसरे उद्योग का कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपका कपड़ा ही बनता है, ठीक, तो कपड़ा तो सूती से बनता है या और भी चीज़ से बनता है, लेकिन वह जिस फैक्ट्री में बनता है वह फैक्ट्री तो लोहा या स्टील से होगा ना, बना होगा, है ना। तो लोहा और इस्पात जो उद्योग है वह आधारभूत और पोषक उद्योग है, ठीक। यानी इसी लोहा और इस्पात उद्योग पर दूसरा उद्योग भी निर्भर है, ठीक है। आशा आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ दिया इसका परिभाषा, जिसके उत्पाद पर कई अन्य दूसरे उद्योग निर्भर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, आधारभूत या पोषक उद्योग कहते हैं। आगे अब देखिए मीना क्या कह रही है कि दादाजी क्या उन उद्योगों को कहीं भी लगाया जा सकता है। तो इसका उत्तर जानने के लिए सबसे पहले तो हमको यह जानना होगा कि यह जो लोहा और इस्पात का जो उद्योग है उसमें कच्चा माल क्या क्या लगता है, ठीक है। उसमें कच्चा माल क्या क्या लगता है, तो देखिए इसमें कच्चा माल में लगता है लौह अयस्क जिससे लोहा निकलता है, ठीक है। इसके अलावा डोलोमाइट, चूना पत्थर और मैग्नीज और जल यानी पानी, ठीक। कहने का मतलब यह जो 5 चीज़ दिया हुआ है, लोह अयस्क, डोलोमाइट, चूना पत्थर और मैग्नीज और जल, यह पांचों चीज़ के मिलने से क्या बनता है, आपका स्टील का उत्पादन होता है, ठीक है। तो देखिए आपको यह जो फैक्ट्री है, लोह और इस्पात का जो फैक्ट्री है, उद्योग है, आपको कहाँ लगाना चाहिए, आपको ऐसा जगह पर लगाना चाहिए जहाँ पे यह पांचों चीज़ आसानी से मिल सके, है ना। अब देखिए आपको लोह अयस्क मिले, मान लेते हैं पंजाब में, यह मिले आपको केरल में और यह मिले आपको पश्चिम बंगाल में, है ना, और आप फैक्ट्री लगा दे बिहार में, ठीक। तो इस सभी चीज़ को ढो के लाते लाते ही आपको इतना ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाएगा कि आप बिक जाएंगे, है ना, आपका फैक्ट्री चलेगा नहीं। तो हम फैक्ट्री ऐसा जगह पर लगाएंगे जहाँ पे इसके उत्पादन में जितना भी कच्चा माल लग रहा है वह आसानी से अगल बगल में 100 किलोमीटर के अंदर में मिल जाए, ठीक। अच्छा, मिल जाए, उसके बाद जो स्टील का उत्पादन हो, स्टील बन जाए, ठीक है, उसको भी हम आसानी से बेच सके। तो कहने का मतलब है अगल बगल में कोई बड़ा शहर हो, ठीक। तो अगर ऐसा जगह हमको मिलता है तो वहाँ पे हम लोग लौह इस्पात उद्योग लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे किताब में भी दिया हुआ है, ये कच्चे माल भारी और बड़ी मात्रा में होते हैं,
ठीक। यह तो कोई छोटा मोटा चीज़ तो है नहीं, यह पेन तो बनाना है नहीं कि हम इंक कहीं और से मंगा लेंगे और इसका प्लास्टिक कहीं और से मंगा लेंगे एकदम आसानी से, ठीक। इसमें लौह और इस्पात उद्योग में जो भी कच्चा माल लगता है वह बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रक का ट्रक लगता है ना, और उसको परिवहन में करने में, यानी उसको एक जगह से दूसरी जगह ढो कर लाने में ज़्यादा तेल खर्चा होता है, पैसा खर्चा होता है, अधिक लागत आती है, ठीक। तो हम ऐसा जगह पर का चुनाव करेंगे इन उद्योगों का जहाँ पर आसपास में हमको यह सब चीज़ आसानी से मिल जाए, ठीक है। वही कह रहा है कि भारत में छोटा नागपुर का पठार से सटे क्षेत्र जो है, यानी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड, वहाँ पे उच्च कोटि का लौह अयस्क मिल जाता है, ठीक। इसीलिए इसी के आसपास में बहुत सारा लौह इस्पात केंद्र है, ठीक है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ जो भारत का मानचित्र है, इसमें यह जो क्षेत्र है यह छोटा नागपुर के पठार का क्षेत्र है, ठीक है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र आता है ना, यह छोटा नागपुर का पठार है और यहीं पे लौह अयस्क बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, यानी लोहा और इस्पात बनाने के लिए जो भी चीज़ का आवश्यकता है ना, वह सब यहाँ पर आसानी से मिल जाता है। इसीलिए मैं देखिए भारत में जितना भी मुख्य लौह इस्पात का जो केंद्र है वह इसी जगह पे है ना, इसी चारों राज्य में यहाँ पड़े हैं। और इसके अलावा देखिए कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्र में भी पाया जाता है लौह अयस्क, है ना, तो इसलिए यहाँ पर भी लौह और इस्पात का उद्योग का केंद्र है, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी कह रहा है कि भारत के छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे उच्च कोटि के लौह अयस्क मिल जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में उद्योग है लोहा और इस्पात का। ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ पे कर्नाटक में भद्रावती, विजयनगर, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और तमिलनाडु में सेलम स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, यानी अपने आसपास के अगल बगल में ही उनको हर चीज़ मिल जाता है जिससे वे लोहा और स्टील बना लेते हैं, ठीक। तो आशा आपको समझ में आ गया होगा कि यह जो मीना जो प्रश्न पूछ रही है कि दादाजी क्या उन उद्योगों को कहीं भी लगाया जा सकता है, तो नहीं। आप कहीं भी कैसे लगा देंगे, कहीं भी लगाएंगे तो उतना सामान आप ढो के कैसे लाएंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको तेल खर्चा होगा, बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा आपको, है ना। तो यह जो उद्योग है वह ऐसे जगह पर लगना चाहिए जहाँ पर कच्चा माल आसानी से मिल जाए, ठीक। चलिए यह तो आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं समझते हैं इस्पात निर्माण की प्रक्रिया, यानी इस्पात जो है स्टील वह कैसे बनता है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले कच्चे माल के रूप में लौह अयस्क एवं अन्य खनिज को प्राप्त किया जाता है, ठीक। और लौह अयस्क को क्या किया जाता है, झोंकदार भट्टी यानी ब्लास्ट फर्नेस में गलाया जाता है। देखिए यह एक प्रकार का भट्टी होता है और इसी में लौह अयस्क को डाल के नीचे से गर्म किया जाता है ना, और गर्म इतना ज़्यादा कर दिया जाता है कि लौह का जो अयस्क रहता है, यानी खनिजों से जो लौह अयस्क खाना के आता है ना, वह गल के क्या बन जाता है, वह तरल रूप में आ जाता है और इस सांचे में ढालकर ढलवा लोहा बनाया जाता है, ठीक। जब लौह अयस्क को बहुत ज़्यादा ताप पर गलाया जाता है तो यह क्या बन जाता है, ढलवा लोहा। चलिए लोहा तो बन गया, है ना। अब देखिए लोहा भी आप जो यूज करते होइएगा अपने दैनिक जीवन में, वह दो प्रकार का लोहा होता है। एक ढलवा लोहा होता है जिसको कास्ट आयरन कहते हैं, एक पिटवा लोहा होता है जिसको रॉट आयरन कहते हैं, ठीक। ढलवा लोहा जैसे देखिए आप कल से पानी निकालते हैं, वह कल जो होता है वह लोहा का होता है, यानी ढलवा लोहा का होता है, ठीक। और आपके घर में जो लोहा उपयोग होता है जैसे खिड़की में, दरवाजे में, ग्रिल का जो बनता है वह सब किस लोहे से बनता है, वह सब पिटवा लोहे से बनता है, ठीक। ढलवा लोहा को आप मोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, वह फूट जाएगा आप उसको मोड़ेंगे तो, लेकिन पिटवा लोहा जो है वह मुड़ सकता है ना। पिटवा लोहा थोड़ा ज़्यादा मजबूत होता है ढलवा लोहा से, ठीक। तो आपने क्या किया, लौह अयस्क को गला के बना लिया ढलवा लोहा, ठीक। अब ढलवा लोहा को क्या किया जाता है, पुनः गलाया जाता है और ऑक्सीकरण द्वारा उसका अशुद्धता हटा दिया जाता है, ठीक। ढलवा लोहा को फिर से गला के ऑक्सीकरण द्वारा क्या किया जाता है, अशुद्धता हटा दिया जाता है, ठीक। और उसमें क्या क्या मिलाया जाता है, उस लोहे में मिलाया जाता है मैग्नीज, निकेल, क्रोमियम और चूना पत्थर, है ना। चूना पत्थर जो है यह कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं इसको। तो कहने का मतलब है कि इस लोहे में जब यह चारों चीज़ को मिला दिया जाता है, मैग्नीज, निकेल, क्रोमियम और चूना पत्थर, तो अब जो आपका मिश्र धातु बनता है, यानी बहुत सारे धातुओं का मिश्रण हो गया, तो क्या बन गया, मिश्र धातु। तो अब जो मिश्र धातु बना यह आपका बन गया स्टील यानी इस्पात, ठीक है। तो आशा आपको समझ में आ गया होगा इस्पात निर्माण की प्रक्रिया क्या है, कैसे हम इस्पात को बनाते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले पन्ने पे। देखिए अगले पन्ने पे अब रोहित पूछ रहा है, दादाजी क्या हमारे राज्य बिहार में कोई लौह इस्पात उद्योग केंद्र है
है ना। यह बड़ा ही अपमान भरा प्रश्न है, क्योंकि बिहार में है ही नहीं एक भी, था भी तो वह झारखंड में था, है ना, वह अब अलग हो गया आपके बिहार राज्य से। ठीक है, तो दादाजी क्या बोल रहे हैं, हाँ अविभाजित बिहार के जमशेदपुर एवं बोकारो में लौह इस्पात उद्योग केंद्र स्थित थे, परंतु अब ये केंद्र पड़ोसी राज्य झारखंड में है। असल में देखिए जो आपका भारत का मैप है, इसमें यहाँ देखिए बिहार आपका राज्य है और यहाँ झारखंड है। यह पहले एक ही राज्य था, बिहार नाम था पूरा राज्य का। ठीक है, यह दोनों राज्य 15 नवंबर 2000 ईस्वी को यह झारखंड हमारे राज्य से अलग हो गया। और जमशेदपुर और बोकारो जहाँ पे स्टील और आयरन का जो फैक्ट्री है वह कहाँ चला गया, झारखंड में चला गया। झारखंड में ही था बोकारो और जमशेदपुर, है ना, तो हमारे बिहार से अलग हो गया। ठीक, तो वह जो दोनों इस्पात केंद्र है वह कहाँ है, वह झारखंड में है, अपने राज्य में तो नहीं है। तो वही दादाजी समझा रहे हैं कि अब ये केंद्र पड़ोसी राज्य झारखंड में है, अपने बिहार राज्य में कुछ वो नहीं है ना। यहाँ तो कोई फैक्ट्री वैक्ट्री भी नहीं है अपने राज्य में। चलिए अब देखते हैं भारत में कच्चे इस्पात का उत्पादन किस वर्ष। देखिए यह जो डाटा है बहुत पुराना डाटा दिया हुआ है, 2004-05 का है, 5-6 का, 7-8, 6-7 का है ना, 9वीं-10 तक का डाटा दिया हुआ है। अभी 2022 चल रहा है। ठीक, तो हम आपको इसमें नया डाटा बताएंगे। देखिए यहाँ देखिए 2009 से 10 में कितना उत्पादन हुआ है, 64.88 मिलियन टन। ठीक है, 2009-10 में। ठीक, और आपके 2020-21 में कितना उत्पादन हुआ है, तो देखिए यहाँ पे 2020-21 में 118 मिलियन टन उत्पादन हुआ है। ठीक है, अब यह मिलियन टन क्या है आप इसको भी समझ लीजिए। तो यहाँ देखिए मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, है ना, आपको पता होना चाहिए, और टन का मतलब होता है 1000 किलो। ठीक, तो उस हिसाब से 2020-21 में आपके भारत देश ने कितना स्टील का उत्पादन किया है, 118 मिलियन टन। यानी 118 पर देखिए मिलियन में कितना सोना है, 1 2 3 4 5 6, 6 को सोना इस पर लगा दे, 1 2 3 4 5 6, फिर टन 1000 kg, 3 को सोना और लगा दे। ठीक, तो इतना किलो उत्पादन हुआ है स्टील का, आप गणना कर ले इसका। ठीक है, तो यह आपका करेंट डाटा है, यह मैंने इंटरनेट से निकाला है। ठीक, चलिए आशा को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो यहाँ पे दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे भारत में ढलवा लोहा का उत्पादन। ठीक है, तो यह पुराना डाटा है, नया डाटा हमको नेट पे भी नहीं मिला है। ठीक, तो आप इसी से अपना देख ले 2009-10 में कितना हुआ है, 20 टन का उत्पादन हुआ है। 20-21 में तो हमको तो नहीं मिला है, बहुत खोजे हैं हम नेट पर। चलिए, तो इससे उतना मतलब ही नहीं है आपको ढलवा लोहा से। मेन चीज़ है आपका स्टील यानी इस्पात। यह कितना उत्पादन हुआ है 2020-21 में, तो 118 मिलियन टन। ठीक है, तो अब चलिए, अभी तक तो आपने यह जाना कि हमारे देश में कहाँ कहाँ बहुत ज़्यादा इसका उत्पादन होता है, तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। ठीक, लेकिन अब हम जानेंगे कि हमारे ये पूरे विश्व में जो स्टील का उत्पादन है वह सबसे ज़्यादा किस किस देश में होता है। ठीक है, तो देखिए विश्व के प्रमुख स्टील के जो उत्पादक है वह सबसे 1 नंबर पर आता है चीन। ठीक, और दूसरे नंबर पर आता है आपका भारत देश। ठीक है, यह गर्व वाला बात है ना। स्टील के उत्पादन में हमारा जो देश है वह पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर है। ठीक, सबसे ज़्यादा चीन उत्पादन करता है, उसके बाद हमारा भारत देश उत्पादन करता है, उसके बाद तब जापान का नंबर है, तब अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नंबर है, तब उसके बाद रूस का नंबर है। ठीक है, तो इस्पात उत्पादन के मामले में हमारा जो भारत देश है वह विश्व में दूसरे स्थान पर है। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं आगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है जमशेदपुर उद्योग संकुल, एक विशेष अध्ययन। ठीक है, देखिए यह जो जमशेदपुर है यह झारखंड राज्य में है। ठीक, अभी तो आप देखेंगे झारखंड राज्य का मैप, पहले हमारे बिहार में था, लेकिन 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हो गया झारखंड, तो यह जमशेदपुर कहाँ चला गया, झारखंड में चला गया। ठीक, सबसे पहले हमारे भारत देश में इस्पात का जो उत्पादन हुआ था यहीं पे हुआ था, कहाँ पे, जमशेदपुर में। ठीक, भारत में इस्पात बनाने का सबसे पहला कारखाना 1907 ईस्वी में यहीं पे लगा था। कहाँ लगा था, साकची नामक स्थान पर लगा था। ठीक, कहाँ लगा था, देखिए साकची नामक स्थान पर। कब लगा था, 1907 में, इसको आप याद रखेंगे। ठीक, अच्छा, इस उद्योग को किसने लगाया था, तो प्रसिद्ध उद्योगपति श्री जमशेद जी टाटा द्वारा लगाया गया था। देखिए उस समय जो टाटा कंपनी के जो मालिक थे उनका नाम था जमशेद जी टाटा, उन्होंने ही क्या लगाया था, इस प्लांट को लगाया था। ठीक, बाद में इन्हीं के नाम पर, इसी जमशेद जी के नाम पर इस साकची नाम का साक्षी जगह का नाम बदल गया और इनका नाम, इस जगह का नाम जमशेदपुर रख दिया गया। ठीक है, यह वर्तमान में कहाँ है, झारखंड में स्थित है।
ठीक। और किस नदी के किनारे बसा है यह शहर जमशेदपुर? तो देखिए स्वर्ण रेखा और खड़कई नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद देखिए इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह जो स्टील बनाने के लिए जो भी कच्चा माल का उपयोग होता है ना, वह इस जमशेदपुर के आसपास से ही मिल जाता है ना, उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल से, ठीक है। यानी 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के रेंज में ही इसमें जितना भी चीज़ कच्चा माल लगता है वह सब मिल जाता है, ठीक। लौह अयस्क देखिए नोवामुड़ी से, बादाम पहाड़ से। फिर उसके बाद देखिए कोयला झड़िया से मिल जाता है, झारखंड में ही है ना। बिना कोयला के लोहा को कैसे गलाया जाएगा, है ना, तो कोयला भी जरूरी है। चूना पत्थर देखिए यह थोड़ा दूर से आता है, 320 किलोमीटर की दूरी से आता है, ठीक। डोलोमाइट भी बगले से मिल जाता है और पानी भी स्वर्ण रेखा और खड़कई नदी के पास में तो है ही है। तो कहने का मतलब स्टील बनाने के लिए जो पांचों चीज़ है यह अगल बगल से ही इसको मिल जाता है। इस कारखाने को ज़्यादा परिवहन पर खर्च नहीं पड़ता है इसका, ठीक है। देखिए एक और चीज़ जान लीजिए, जमशेदपुर में जो लौह इस्पात का जो कारखाना था उसका नाम था टिस्को, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ठीक। इसका फुल फॉर्म है टिस्को का, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। यह पुराना नाम है इसका। नया नाम जो अब इसका हो गया है वह है टाटा स्टील लिमिटेड हो गया है इसका नया नाम अब, ठीक। हम चलते हैं अगले पन्ने पे। देखिए आगे जो है अब मीना पूछ रही है कि दादाजी यहाँ कौन कौन सी चीज़ें बनती है। कहने का मतलब अभी जो आप पढ़े हैं इस जमशेदपुर के बारे में, है ना, इस फैक्ट्री के बारे में, यानी टिस्को के बारे में, टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में, यहाँ कौन कौन से चीज़ का उत्पादन होता है ना। तो देखिए टिस्को के संयंत्र से सलाखे मतलब होता है ग्रिल, जेल का जो छड़ होता है वो सब, गर्डर, पहिए, पटरी, ट्रेन का पटरी होता है, चादर, स्लीपर एवं फिश प्लेट बनाए जाते हैं, ठीक। उसके बाद इस संयंत्र के आसपास अन्य सहायक कारखाने भी खुल गए हैं जहाँ से क्या बनता है, टीन प्लेट बनता है, कास्ट लोहा बनता है, कास्ट लोहा की पटरी बनता है। जमशेदपुर इंजीनियरिंग और मशीन कंपनी, है ना, टाटा नगर फाउंड्री, कृषि के औजार बनाने वाली कंपनी एग्रीको और टेल्को इत्यादि। कहने का मतलब यह सब चीज़ लग गया है वहाँ पे कारखाना, वहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में इन सब चीज़ों का उत्पादन होता है, ठीक। हम चलते हैं आगे। अब देखिए आगे जो प्रश्न रोहित कर रहा है कि यहाँ से उत्पादित माल दूसरी जगह कैसे जाती है, यहाँ यानी जो माल का उत्पादन होता है उसको दूसरे जगह कैसे भेजते हैं, है ना। तो दादाजी कह रहे हैं कि देखिए जमशेदपुर जो है वह रेल मार्ग द्वारा कोलकाता से जुड़ा हुआ है ना, और कोलकाता एवं शेष भारत से जुड़ा हुआ है, ठीक। सड़क मार्गों से भी जुड़ा हुआ है अच्छी तरह से। अच्छा, कोलकाता पतन जो है वह पूरे वहाँ से विदेश में भी भेजे जा सकते हैं, ठीक। इसको आप मैप पर समझ लें अच्छे से। आप देखिए यह तो है आपके भारत का मानचित्र, ठीक। आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल यहाँ पे है। इस एरिया को थोड़ा जूम करेंगे तो देखिए यहाँ पे है आपका जमशेदपुर शहर। आप ठीक से देखिए यहाँ पे जमशेदपुर लिखा हुआ है, यह स्वर्ण रेखा के नदी के किनारे बसा हुआ है, और यहाँ है कोलकाता, ठीक। तो जमशेदपुर में जब उत्पादन होता है तो इसको भेज दिया जाता है उत्पादित माल को कहाँ, कलकत्ता, और इस कलकत्ता से पूरे देश में जहाँ भी जाना होता है वहाँ भेज दिया जाता है, ठीक। यहाँ से विदेश में भी भेज दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जिस माल का उत्पादन होता है उसको बाजार भी मिल गया अच्छे से बेचने के लिए, ठीक है। अब अगला प्रश्न जो कर रहा है बच्चा कि दादाजी यहाँ काम कौन करता है, तो कामगार के रूप में यहाँ स्थानीय आदिवासी काम करते हैं, है ना। देखिए झारखंड में बहुत सारे आदिवासी लोग हैं, संथाल और भी बहुत सारे लोग हैं, है ना। वे लोग इस फैक्ट्री में क्या करते हैं, काम करते हैं। इसके अलावा बिहार और पश्चिम बंगाल के लोग भी यहाँ जाते हैं काम करने, ठीक। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के लोग भी इस जगह पे काम करते हैं जमशेदपुर में, ठीक। तो देखिए जमशेदपुर के बारे में आपको आशा है समझ में आ गया होगा, ठीक है, इस जमशेदपुर उद्योग संकुल के बारे में। अब हम जो अगला पर समझने वाले हैं वह है बोकारो उद्योग संकुल, ठीक है। यह बोकारो कहाँ है, तो यह बोकारो भी झारखंड में ही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपके झारखंड का मैप, यहाँ पे देखिए जमशेदपुर है और जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे देखिए बोकारो है, ठीक। यह पहले बिहार और झारखंड एक ही था, लेकिन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को यह अलग हो गया झारखंड, ठीक। तो अभी हम इस बोकारो में जो षड्यंत्र है लोहा और इस्पात का उसके बारे में समझने वाले हैं। तो देखिए बोकारो में जो षड्यंत्र लगा हुआ है लोहा और इस्पात का, उसको क्या नाम से जाना जाता है, बोकारो स्टील लिमिटेड यानी BSL के नाम से जाना जाता है, ठीक। इसको कब बनाया गया था, तो 1964 में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत 1964 में रूस के सहयोग से, रूस जिसको तत्कालीन सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है था पहले, अब उस देश का नाम क्या हो गया है, रूस। तो रूस के सहयोग से
यह बना था BSL बोकारो स्टील लिमिटेड कब? 1964 में। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। देखिए आपका देश आज़ाद हुआ था 1947 में, ठीक है। उसके बाद हर 47 में जब आज़ाद हुआ तो 1950 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, हर 5 साल के लिए एक योजना तैयार करते थे, है ना, ताकि उसमें हमको क्या क्या करना है और उसको कर देते थे, है ना। तो वही चौथे पंचवर्षीय योजना में इसका निर्माण हुआ, ठीक है, बोकारो स्टील लिमिटेड का। किसका सहयोग से? तो रूस के सहयोग से। अब देखिए इस षड्यंत्र के लिए कहाँ से कच्चा माल प्राप्त होता है? तो देखिए लौह अयस्क जो है वह कीरीबुरू से प्राप्त हो जाता है, यानी उड़ीसा से, है ना। चूना पत्थर देखिए वीरमित्रपुर यानी बंगाल से प्राप्त हो जाता है। कोयला झरिया से प्राप्त हो जाता है। उसके बाद देखिए पानी दामोदर नदी से प्राप्त हो जाता है। मैंगनीज बादाम पहाड़ से प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से जितना भी इसको चीज़ है स्टील बनाने के लिए, जितना भी कच्चा चीज़ चाहिए, लोहा अयस्क, चूना पत्थर, कोयला, पानी, मैंगनीज, यह सब इसको आसपास से ही प्राप्त हो जाता है। किसको? इस बोकारो स्टील लिमिटेड को, ठीक है। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टील का उत्पादन होता है, ठीक। और यहाँ क्या क्या बनता है? तो यहाँ भी वही चीज़ बनता है, स्टील की चादरें, गार्डर, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे है सलाखें, ठीक, लोहे के पैड, रेल पटड़ी, फिश प्लेट इत्यादि। यह सब कहाँ बनता है? यह सब बनता है बोकारो स्टील लिमिटेड प्लांट में, ठीक। अब देखिए इसके बाद एक यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, इसमें आपको यह बताया है कि कौन सा षड्यंत्र किस देश के सहयोग से कब स्थापना हुआ था और किस राज्य में है, ठीक है। तो इसको आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, आप इसको याद कर सकते हैं, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है। बोकारो जो है ना, बोकारो में जो षड्यंत्र लगा हुआ है लौह इस्पात का, वह 1972 में स्थापना हुआ सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में, ठीक। जमशेदपुर में 1907 में, है ना। यह पहले टाटा के अंडर में था, बाद में आज़ादी के बाद 1947 के बाद सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, तो यह भी कहाँ है? झारखंड में। उसी तरह भिलाई जो है वह छत्तीसगढ़ में है, सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से बना था 1957 में। दुर्गापुर में जो है वह, दुर्गापुर देखिए पश्चिम बंगाल में है, यह ब्रिटेन के सहयोग से बना था 1959 में। राउरकेला जो है वह उड़ीसा में है, यह जर्मनी के सहयोग से बना था 1959 में। सेलम जो है यह तमिलनाडु में है, यह 1982 में स्थापना हुआ था, किसी देश के सहयोग से नहीं, भारत ने खुद से स्थापना किया था। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, यह निजी कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था, यानी भारत के ही लोग इसे स्थापित किए थे, भारत का कोई कंपनी स्थापित किया था। भद्रावती कर्नाटक में है, यहाँ कब स्थापना हुआ था? 1923 में। बर्नपुर देखिए कुल्टी में, यह पश्चिम बंगाल में है, यह 1890, देखिए बर्नपुर जो है यह 1890 में ही इसका स्थापना हुआ था, लेकिन यह फेल कर गया था, ठीक है। तो इसका विधिवत स्थापना हुआ था 1913 में। उसके बाद यहाँ पे स्टील का उत्पादन होने लगा, ठीक है। तो आप इस चार्ट को नोट कर लेंगे, समझ लेंगे इसको। चलते हैं आगे। देखिए आगे हमारा एक टॉपिक है सेल, ठीक है। यह सेल क्या है? SAIL। इसका फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक। देखिए लौह इस्पात उत्पादन के लिए यह भारत सरकार की सार्वजनिक उपक्रम है, यानी यह सरकारी उपक्रम है। सार्वजनिक का मतलब होता है जो सरकार के अंडर में है, उसको हम कहते हैं सार्वजनिक, ठीक। और निजी का मतलब होता है जो किसी कंपनी का अपना है ना, तो उसका हो जाता है निजी। जैसे मेरा कोई कंपनी होगा तो निजी कंपनी हुआ, कोई सरकार का कंपनी होगा तो वह सार्वजनिक कंपनी है। तो सेल क्या है? यह सार्वजनिक उपक्रम है, जिसके तहत देखिए बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, सेलम, देखिए यह जो पहले तो खोला गया था दूसरे देशों के सहयोग से, और यहाँ का उत्पादन अलग अलग हाथों में था, है ना। बाद में क्या हुआ, 24 जनवरी 1973 को सरकार ने क्या किया, इन सभी इकाइयों को, यानी इन सभी फैक्ट्रियों को एक साथ कर दिया और इसका अधिकार क्षेत्र दे दिया किसको? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, ठीक। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको संक्षिप्त में क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। अब चलते हैं इस उद्योग से संबंधित कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं। देखिए लौह इस्पात उद्योग जो है किसी भी देश के उद्योग की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, ठीक है, क्योंकि सारा उद्योग जो है, जितना भी छोटा से छोटा उद्योग, बड़ा से बड़ा उद्योग है, वह इसी पर निर्भर है। बिना लोहा का, बिना स्टील का आप कोई भी फैक्ट्री नहीं बैठा सकते हैं, किसी भी चीज़ का उत्पादन नहीं कर सकते हैं, है ना। चाहे वो चीज़ प्लास्टिक का हो, शीशा का हो, है ना, अनाज का हो, बिना लोहा का या बिना स्टील का उसका उत्पादन आप नहीं कर सकते हैं, है ना। औद्योगिक विकास हेतु बुनियादी वस्तु, औजारों, मशीनों, आधारभूत ढांचे का निर्माण लौह इस्पात से ही होता है, ठीक। इसीलिए लौह इस्पात उद्योग को क्या कहा जाता है? रीढ़ की हड्डी माना जाता है, ठीक। आपका शरीर में जो रीढ़ का हड्डी होता है वह अगर टूट जाएगा तो आप खत्म हो जाएंगे, है ना।
यदि हम विश्व परिप्रेक्ष्य में देखें तो ज्ञात होगा कि जिन देशों में लौह इस्पात की खपत अधिक है वे देश ही विकसित है ना। जैसे जापान में सबसे ज़्यादा खपत होता है ना, अमेरिका में सबसे ज़्यादा खपत होता है, फ्रांस में सबसे ज़्यादा लौह इस्पात का उपयोग होता है। तो जहाँ लौह और इस्पात का ज़्यादा उपयोग होता है वह देश विकसित माना जाता है। ठीक। वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान भारत में लौह इस्पात का उत्पादन कितना हुआ है? तो देखिए 9-10 में कुल उत्पादन कितना हुआ है? 59.69 मिलियन टन। आप तो पीछे देखे हैं, है ना। और अभी जो है 2020-21 में कितना उत्पादन हुआ है? तो 118 मिलियन टन। ठीक है। तो देखिए 10 में 60 मिलियन टन के लगभग उत्पादन हो रहा था और 10 के राइट 10 साल बाद कितना हो रहा है? 118 मिलियन टन, लगभग दुगुना हो गया उत्पादन। ठीक। अच्छा, इतना जो उत्पादन होता था तो उसमें आयात कितना होता था? 7.29। आयात का मतलब होता है दूसरे देश से खरीदना। ठीक। तो स्टील जो है दूसरे देश से हमारे देश में खरीदा जाता था कितना? 7 टन। और निर्यात का मतलब होता है दूसरे देशों में बेचना, यानी इतना जो उत्पादन होता था तो उसमें से हमारा देश दूसरे देशों को बेच भी देता था कितना? 3 टन के आसपास। ठीक। और 56.48 टन जो है मिलियन टन, यह घरेलू उपयोग होता था, यानी हमारे देश में ही खपत हो जाता था इसका। ठीक। तो आज के रेट में भी देखिए 118 मिलियन टन अगर उत्पादन हो रहा है ना, तो इसका करेक्ट डाटा तो हमको नहीं मिला है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक हम कह सकते हैं कि लगभग 100 मिलियन टन जो है वह हमारे देश में खपत हो जाता होगा। ठीक है। चलते हैं, देखिए आगे भी कुछ है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्र निर्माताओं ने इस उद्योग की आवश्यकता को समझते हुए सर्वप्रथम इस उद्योग को स्थापित किया, है ना। अगर उस समय सोचिए इस उद्योग का स्थापना नहीं किया गया होता तो आज हमारा देश उतना विकास नहीं कर पाता। ठीक। आज यह उद्योग देश की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ इस्पात को निर्यात भी कर रहा है, यानी दूसरे देशों को बेच भी रहा है। ठीक। भारत केवल उच्च कोटि के कुछ इस्पात का आयात करता है ना, यानी दूसरे देशों से खरीदता है, थोड़ा मोड़ा, ज़्यादा नहीं, है ना। भारत विश्व में स्पंज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है। अब तो भारत विदेशों से अनुपयोगी लोहा जो उपयोग नहीं होता है उसको स्क्रैप कहा जाता है, उसको भी अब भारत क्या कर रहा है? खरीद रहा है और उससे नया इस्पात तैयार करके धन व साधनों की बचत कर रहा है। ठीक। यहाँ पे आपका यह अध्याय खत्म हो रहा है। बच्चों को यह जानकारी बहुत अच्छी लगी, शायद आपको भी अच्छा लगा होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए अभ्यास प्रश्न है, इन अभ्यास प्रश्नों को हम हल करेंगे। चलिए इस अध्याय के अभ्यास प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। आपसे अनुरोध है कि आपने अगर अध्याय को अच्छे से समझा है तो आप इसे खुद से हल करने का प्रयास करें, आपसे खुद सब बन जाएगा, है ना। वैसे चलिए आप यहाँ से हेल्प ले लीजिए। पहला प्रश्न है, भद्रावती लौह इस्पात उत्पादक केंद्र किस राज्य में है? तो देखिए भद्रावती जो लौह इस्पात उत्पादक केंद्र है यह है कर्नाटक में। ठीक है। आप पढ़ें भद्रावती कहाँ है? कर्नाटक में। दूसरा प्रश्न है, जमशेदपुर स्थित टाटा लौह इस्पात केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सबसे पहले इसी का स्थापना हुआ था 1907 में। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर की बोकारो लौह इस्पात केंद्र किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था? तो चौथे पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था, पढ़ें पीछे। अगला प्रश्न है 4 नंबर, इनमें से कौन लौह इस्पात उत्पादक केंद्र सेल के अंतर्गत नहीं आता है ना? तो इसमें होगा बर्नपुर। ठीक। बाकी सब सेल के अंतर्गत आता है, बर्नपुर नहीं आता है, आप पढ़े हैं पीछे सेल वाले टॉपिक में। अगला है सेलम लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में है? तो देखिए सेलम जो है वह तमिलनाडु में है। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न जो है इसमें आपको क्या करना है? मिलान करना है, सही मिलान करें, है ना। दुर्गापुर में जो इस्पात उत्पादन केंद्र है वह कहाँ है? तो दुर्गापुर जो है वह पश्चिम बंगाल में है। ठीक। विशाखापट्टनम कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक। भिलाई में जो षड्यंत्र है वह कहाँ लगा है? तो छत्तीसगढ़ में है। ठीक। भद्रावती परियोजना कहाँ है? तो यह कर्नाटक में है। ठीक। इन सभी जगहों पर लौह और स्टील का उत्पादक केंद्र है ना, और किस राज्य में है आपको बताना था। चलिए अगला जो प्रश्न है इसमें आपको खाली स्थानों को भरना है। ठीक। चलिए इसका जो पहला प्रश्न है इसमें है धातु को रोलिंग प्रोसेसिंग एवं डैश के द्वारा निश्चित आकार दिया जाता है। तो यहाँ रोलिंग प्रोसेसिंग एवं ढलाई के द्वारा निश्चित आकार दिया जाता है, इसमें ढलाई आप लिखेंगे। ठीक। दूसरा प्रश्न है उड़ीसा में लौह इस्पात का केंद्र है। तो देखिए उड़ीसा में राउरकेला है। ठीक। आप यहाँ पे राउरकेला भरेंगे। अगला प्रश्न है 3 नंबर, विजयनगर लौह इस्पात केंद्र डैश राज्य में है। तो विजयनगर जो है यह कर्नाटक में है। ठीक है। आप इसको लिख लेंगे।
अगला प्रश्न है 4 नंबर, टिस्को को डैश की खानों से कोयला मिलता है। देखिए झड़िया की खानों से कोयला मिलता है ना, झड़िया झारखंड में ही है। ठीक, चलते हैं 5वें प्रश्न पर। बोकारो लौह इस्पात केंद्र डैश की सहायता से लगाया गया था। तो देखिए बोकारो में जो लौह इस्पात केंद्र लगाया गया था वह रूस की सहायता से लगाया गया था। ठीक है, किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है 4 नंबर, इसमें निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, बोकारो लौह स्थित केंद्र को मैग्नीज किन किन स्थानों से प्राप्त होता है? केंद्रों के नाम लिखिए। आपको बताना है कि बोकारो में जो इस्पात केंद्र है, लौह इस्पात केंद्र, उसको मैग्नीज कहाँ कहाँ से मिलता है। तो देखिए यह है आपका बोकारो वाला टॉपिक। ठीक, और इसमें आपको यह देखना है कि मैग्नीज कहाँ से प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ से आप लिख लेंगे मैग्नीज बादाम पहाड़, गुरु महिसानी एवं सुलायपत से प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर, टिस्को को जल की सुविधा कहाँ से मिलती है? देखिए यहाँ है आपका जमशेदपुर वाला टिस्को है ना, और इसको पानी कहाँ से मिलता है? तो स्वर्ण रेखा और खड़कई नदियों से। ठीक, आप यहाँ से इसका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ से यहाँ तक कहाँ से? स्वर्ण रेखा और खड़कई नदियों से इसको पानी मिलता है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका कि टिस्को में कामगार के रूप में मुख्यतः कौन से लोग हैं? कौन से लोग टिस्को में काम करते हैं? तो आप देखिए ध्यान से, टिस्को में दादाजी ने क्या बताया था? कामगार के रूप में यहाँ स्थानीय आदिवासी तो हैं ही, इनके साथ साथ आप यहाँ से शुरू करेंगे और फिर अगले पन्ने पे आप चलेंगे, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के लोग भी कार्य करते हैं। यहाँ तक आप लिख लेंगे। ठीक, अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, बोकारो लौह इस्पात केंद्र कब और किसके सहयोग से स्थापित की गई थी? इसका उत्तर भी आपकी किताब में ही है। देखिए यहाँ पे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत 1964 में रूस यानी तत्कालीन सोवियत संघ के सहयोग से सार्वजनिक क्षेत्र के प्रक्रम के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। आराम से आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 5 नंबर आपका कि टिस्को में बनने वाली कुछ चीज़ों के नाम लिखिए। टिस्को में कौन कौन सा चीज़ बनता है? देखिए यहाँ पे टिस्को के संयंत्र से क्या क्या चीज़ बनता है। देखिए यहाँ पे आप यहाँ से इसका लिख सकते हैं, सलाखें, गार्डर, पहिए, पटरिया, चादरें, स्लीपर एवं फिश प्लेट बनाए जाते हैं। ठीक, आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, ज़्यादा आपको नहीं लिखना है इसमें। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है 5 नंबर, इसमें थोड़ा ज़्यादा बड़ा में आपको आंसर देना है। टिस्को लौह इस्पात केंद्र को मिलने वाली सुविधाओं का विस्तृत वर्णन दीजिए। यानी टिस्को लौह इस्पात केंद्र जो है उसको सुविधा यानी आसानी से कच्चा माल कहाँ कहाँ से प्राप्त हो जाता है, इसी के बारे में आपको लिखना है। तो देखिए इसका आंसर आपकी किताब में ही है, आप यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं, है ना। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आराम से नदियाँ से मिलती है। ठीक है, नदियाँ पूरा करती है। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। नदिया के बाद आप लिख देंगे पूरा करती है। यहाँ पे देखिए पूरा करती है लिखा हुआ है, यहाँ तक लिखना है आपको। ठीक, ज़्यादा नहीं, इतना ही लिखना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख दे, सर आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, बोकारो लौह इस्पात केंद्र को उपलब्ध भौगोलिक सुविधाओं का वर्णन कीजिए। यानी बोकारो में जो लौह इस्पात केंद्र है उसको कहाँ कहाँ से सुविधा प्राप्त हो रहा है, तो उसके बारे में भी आपको लिख देना है। तो देखिए इसके बारे में आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं, है ना। जितना भी कच्चा माल है वह आसपास से ही मिल जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक आप लिख दें, इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, चलते हैं आगे। आपका अगला प्रश्न है, इस्पात निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो इस्पात निर्माण का जो प्रक्रिया है वह भी आपके किताब में देखिए स्पष्ट किया हुआ है। कहाँ पे? तो यहाँ पे। ठीक है, इस्पात निर्माण की प्रक्रिया आप क्या करेंगे, आप यहाँ से शुरू करेंगे और यह पूरा लिखते चले जाएंगे। ठीक है, आपके पास तो किताब होगा ही, नहीं किताब है तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक, इसके बाद यहाँ से अब इस धातु को रोलिंग, प्रोसेसिंग एवं ढलाई के द्वारा निश्चित आकार दिया जाता है। यहाँ तक आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ से शुरू करेंगे, यह पूरा लिखेंगे, यहाँ से लेकर पूरा, और फिर यहाँ पे यह 2 लाइन लेके यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से देखिए आपने इन तीनों प्रश्नों को क्या कर लिया, हल कर लिया। ठीक, इस तरह से आपका यह अध्याय भी ख़त्म हो गया। ठीक, इसका सभी अभ्यास प्रश्न आपके किताब में ही था, इसमें अपना से कुछ भी नहीं लिखना था। ठीक, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। पढ़ते रहें, खुश रहें।